Hello viewers, as we all know that today's we are going to discuss paper first interpretation of statutes. Paper code is K6001. ये वीडियो LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। 6 सेमेस्टर में पहला पेपर रहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एज वी ऑल नोज सभी स्टूडेंट्स को ये पेपर काफ़ी कठिन महसूस होता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैट्यूट्स जो कानून होते हैं, लेजिस्लेशन होते हैं और जो अधिनियम होते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन की क्या प्रक्रियाएं हैं, उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। क्योंकि देखिए, जब कोई अधिनियम या कानून बनता है तो जो लेजिस्लेटर हैं उसके बनाने के पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, उसके क्या उद्देश्य रहे होंगे, और जब वो कार्य रूप में परिणीत होता है और कोर्ट के सामने कोई बात आती है, कोई विवाद होता है और कोर्ट को उस पर इंटरप्रिटेशन देना होता है, तो कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी। जो लूप होल्स हैं, जो उसमें बातें कुछ कही अनकही, कुछ डाउट्स हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगी और कौन कौन से तरीके हैं उसको इंटरप्रिटेशन के, जिससे कि जस्टिस ठीक ढंग से हो सके और लोगों को, वादकारियों को इंसाफ मिले। तो ये इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट रूल्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है वो इस तरह से बनेगा। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोडक्टरी रहेगा, जैसे कि सभी यूनिट्स में रहता है। सभी पेपर्स में फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्टरी रहता है। मीनिंग, पर्पज एंड स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। स्टैट्यूट्स का क्लासिफिकेशन भी होता है, क्योंकि स्टैट्यूट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल स्टैट्यूट्स, इसमें इंडियन पेनल कोड 1860 आ जाता है, और सिविल के स्टैट्यूट्स होते हैं, टैक्सेशन के होते हैं। तो इसमें उसका इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंटरप्रिटेशन के रूल्स आ गए। अब इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, अब हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिएगा कोई संविधान से संबंधित मामला आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो हमको क्या उसमें देखते हैं कि उसका टाइटल क्या है, प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल में किसी भी अधिनियम की, किसी भी कानून की एक प्रियम्बल होती है, उसकी प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना से ही इस बात का पता चलता है कि अंदर इस कानून में क्या लिखा हुआ है और ये किस लिए बनाया गया है। व्हाट इज़ द पर्पज़ टू इनैक्ट दिस लेजिस्लेशन। तो उसका टाइटल और प्रियम्बल ही बता देती है कि इसमें क्या होने जा रहा है। तो जब हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो प्रियम्बल से वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रियम्बल में जो उसके उद्देश्य सेट किए हुए हैं उनसे वो संगत हो, रेलिवेंट हो, तभी इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन तभी कही जाएगी वो। तो देखिए, इसमें टाइटल, प्रियम्बल, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडिंग्स एंड मार्जिनल नोट्स, ये आ गया इंटरनल एड्स में, जो उसकी जिसकी सहायता से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। एक्सटर्नल में आएगा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, और उसके बाद स्टेयर डिसीसेस। स्टेयर डिसीसेस एक कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनेगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, डिक्शनरीज भी बताती है कि इसका क्या अर्थ है, वो भी अर्थान्वयन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब यूनिट 3 पर रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी
बेसिक रूल्स होते हैं कुछ, फिर सेकेंडरी सब्सिडरी रूल्स, लिटरल रूल्स, गोल्डन रूल्स एंड मिसचीफ रूल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं। 4 जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जब लेजिस्लेशन को जो काम दिया हुआ है और लेजिस्लेशन उस कार्य को अच्छे तरह से नहीं कर पा रहा है, विधायिका और कार्यपालिका उसको संवैधानिक तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका को, जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है। उसी को ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देखिए, इसका अगर हम उदाहरण दें तो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा के अधिकार, क्योंकि एजुकेशन स्टेट मैटर्स है, राज्य के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा के अधिकार को स्टेट्स को देना होता है। बट स्टेट्स गवर्नमेंट्स में, अलग अलग स्टेट्स में कुछ राज्यों की राज्य सरकारों ने उस पर बहुत काम नहीं किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया और संविधान के फंडामेंटल राइट्स में उसको डाल दिया, जिससे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म के सिद्धांत के अंतर्गत और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको लागू करना पड़ा। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत शानदार उदाहरण है। तो नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे। देखिए, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आगे भी काम में आएगा एलएलएम में। एलएलएम में जाने के बाद जो पेपर नंबर 3 फर्स्ट सेम का लेजिस्लेटिव ओड्स है, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर यूनिट फिफ्थ प्रिजम्पशंस इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। क्या क्या प्रिजम्पशन, उपधारणाएं आती है? प्रिजम्पशन एज टू जुरिडिक्शन, प्रिजम्पशन एज टू प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए, कोई भी कानून बनता है, संविधि बनती है, विधि बनती है, नियम उपनियम बनते हैं, वो ऑपरेशनल में प्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी कि वो जिस डेट को इनेक्टेड होते हैं, नोटिफाइड उनको सरकार करती है, उससे आगे आने वाले मामलों में वो लागू होते हैं। तो ये उनका जो ऑपरेशन है वो प्रोस्पेक्टिव टाइप का होता है। प्रिजम्पशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो जो है ना, वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पीछे से, वो आगे की तरफ चलते हैं, भविष्य में लागू होने वाली चीज़ें वो होती हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं पीछे से, वो बैक डेट से लागू नहीं होते। जनरली ये प्रिजम्पशन किया जाता है। और फिर देखिए, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो कानून अधिनियम बन रहे हैं, पास हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में हो। अगर वो इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में है तो फिर भी उसमें लैकुनाज आ जाते हैं और वो अपने जो गोल्स हैं उसको पूरा करने में विफल हो सकता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। 6 पर फिर देखिए, मैगजीम्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये मैगजीम्स हैं, हमने पहले भी देखा है। लैटिन लैंग्वेज, जो कि यूरोप की एक बहुत ही पुरानी भाषा है, जिस तरह से हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, तो यूरोप में भी लैटिन लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है, उससे ही और सारी लैंग्वेजेस की उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन लैंग्वेज की जो मैगजीम्स हैं, उनका कानून में काफ़ी पहले से प्रयोग होता आ रहा है। वो फिलोसफर्स की बनाई हुई मैगजीम्स हैं और कानून में उनका उपयोग काफ़ी पहले से होता चला आ रहा है और उनकी वैलिडिटी बनी हुई है, उनको मान्यता मिली हुई है। अब देखिए कौन कौन सी मैगजीम्स हैं इसमें। इजुस्डेम जेनरेसिस, एक्सप्रेसियो यूनियस, एस्ट एक्जुक्लोजियो अल्ट्रियस, अट्रेस मैजिस वालेट क्वाम पेरेट, नोसिटर एसोसिस।
और बाद में देखिए रिडंडो, सिंगुलर, सिंगुलिस। तो ये लैटिन वर्ड है, इनको हम लोग समझेंगे। हर मैगजीम्स के ऊपर एक नया वीडियो आएगा। एवरी मैगजीम्स नीड ए न्यू वीडियो। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है सब्जेक्ट का। 7 पर फिर देखिए इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पज ऑफ स्टैट्यूट्स। उसका कानून का, विधि का, अधिनियम का, नियम का, उपनियम का, कुछ भी कहिएगा, उसका क्या उद्देश्य है। तो उसमें देखेंगे हम पैनल स्टैट्यूट्स, जो क्रिमिनल टाइप के, दंडिक, जैसे कि इंडियन पैनल कोड, CRPC, एविडेंस, जो कि मतलब पैनल से रिलेटेड है, दंड से रिलेटेड है, पनिशमेंट से रिलेटेड है। फिर टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, जो टैक्सेशन से रिलेटेड है। वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेलफेयर में देखिए मैटरनिटी वेलफेयर वाले आ गए, और जितने भी हमारा वेलफेयर वाले लेजिस्लेशन है जो कि जन कल्याण की भावनाओं से बनाए हुए हैं, लोक कल्याणकारी हैं, लोगों के हितों में है। प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्या होता है और रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। देखिए प्रोस्पेक्टिव तो होता है आगे वाला, कि ये कानून इस डेट से आगे आने वाले तमाम मामलों पर लागू होगा। रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि उसको पीछे से भी लागू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है। हालांकि दंडिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही वो चलता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, लेकिन हमको इसके बारे में भी जानना होता है। नंबर 8 पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब ये संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न आ गया कि संविधान की जब व्याख्या होती है तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं, क्योंकि संविधान तो किसी भी देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा कानून संविधान ही होता है। तो देखिए उसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है, जैसे वो है, जैसे उसकी वर्डिंग है, उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं और उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़े घटाव नहीं करते। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस हो गया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन में ये होता है कि जो अपनी ताकत दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं, वो डेलीगेशन वाला आ गया, ठीक है। कलरेबल भी उसको कह सकते हैं। अब आगे देखिए ऑक्यूपाइड फील्ड एंड रिपुग्नेंसी। तो इन सब कंसेप्ट से मिलकर के ये पेपर बन जाता है, और मेनली इस पेपर का उद्देश्य, इस सब्जेक्ट का उद्देश्य स्टूडेंट्स को ये समझाने का प्रयास करना है कि जो कानून हम लोगों ने अब तक पढ़े या पढ़ेंगे या आगे आएंगे, उनकी एक व्याख्या होती है। ऐसा ना हो कि उनकी गलत व्याख्या हो जाए, तो उनकी व्याख्या ठीक ढंग से हो, वादकारियों को न्याय मिले, लोगों को इंसाफ मिले। तो उसके लिए जो ऑन चेयर हैं, जो जजेस चेयर पर बैठे हुए हैं, कोर्ट को देख रहे हैं, वो उनकी अच्छे से व्याख्या करते हैं, और व्याख्या के अलग अलग नियम दृष्टिकोण होते हैं, उनके हिसाब से ही वो उनकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के लिए कौन कौन से हम लोग नियमों का पालन करेंगे, उसके ऊपर पूरा ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर सारा उसी के ऊपर है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पेपर को ओवरव्यू डिस्कस किया है। हालांकि ये बड़ा डीप पेपर है और इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट पर अलग अलग वीडियोज़ बनेंगी, आप भी उसको लगातार पढ़ते रहिएगा। तो देखिए इसमें बुक्स रिकमेंडेड हैं, कुछ बुक्स आप लोग ले लीजिएगा बाज़ार से और उनको पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसे कि DN माथुर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, DN माथुर साहब की है ये। इंडियन राइटर्स में डॉक्टर अवतार सिंह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, अगर मिल जाए तो इसको ले लेना, इसका अध्ययन करना।
इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के नाम से ये आएगी, और R.D. श्रीवास्तवा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशन। ये बुक्स रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा जो आपको नोट्स दिए गए हैं उनको लगातार पढ़ते रहिएगा, उससे सब्जेक्ट हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा, नॉलेज मिलेगी और फिर एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।